अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल्स को अपना मिनरल्स यूज करती है, अगर ये लोग रेलवे व्हील्स बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं ये लोग यूज करते हैं हाई ग्रेड कार्बन स्टील। तो कुछ कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, मटेरियल्स हैं जिसे हम इम्प्योरिटीज के साथ क्या करते हैं, पर्टिकुलर इम्प्योरिटीज के साथ हम कंबाइन करते हैं। अब क्योंकि ये जो मिनी स्टील प्लांट है ना, ये लोकल मार्केट्स के डिमांड को फुलफिल करती है, तो जो लार्ज प्लांट्स है उनके ऊपर कोई प्रेशर बनेगा ही नहीं, तो इसलिए ये भी एक एडवांटेज हो गया। तो गवर्नमेंट इसलिए सपोर्ट करती है कि भाई मिनी स्टील प्लांट्स बनाओ। Hey everyone, welcome back to our channel Economics Classes। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हमारे क्लास 10 ICSE स्टूडेंट्स उनके ज्योग्राफी पोर्शन का, उनके ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक अनदर चैप्टर, एक अनदर टॉपिक विच इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज विच कम्स अंडर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई ज्योग्राफी में हमें कोई 5 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, उसमें मैं कंसिडर करती हूँ आप लोगों के लिए क्लाइमेट, सॉइल, ट्रांसपोर्ट, वाटर रिसोर्स एंड नेचुरल वेजिटेशन, जो कि एक सिंगल चैप्टर है। इट इज वेरी इजी टू कंप्लीट दीज चैप्टर्स। ठीक है, बट अगर आप जाते हो ऑन द टॉपिक ऑफ इंडस्ट्रीज, तो इसमें आपको ना 3 चैप्टर्स कवर करने पड़ेंगे। पहले हो गए आपके इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रीज, जो कि फर्स्ट पार्ट में आता है, फिर हो गया आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, फिर हो गया मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो 3 चैप्टर, आपको 3 चैप्टर्स पढ़ के उसके बाद ये चैप्टर को आप अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। तो दिमाग क्या बोलता है, बुद्धि क्या है कि भाई इंडस्ट्री चैप्टर्स के लिए बस हम MCQs के लिए अच्छे से पढ़ के जाएं। बट क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको अच्छे से शायद ये अच्छे से आ जाए, बट हम क्या करते हैं ना, अपने लिए एक ऑप्शन साथ में लेके चलते हैं, राइट। अगर 5 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो एक छठे चैप्टर को आप पकड़ के चलोगे कि भाई अगर इन 5 में से मुझे अगर अच्छे से नहीं आ रहा है तो मैं इस छठे चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जा सकता हूँ। सपोज कर लो कि मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो आपके ना क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको दिखा कि एक सॉइल चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है, एक सेकेंड, आपको दिख गया कि भाई एक चैप्टर है सॉइल, उससे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 में से मैं 8 तो इसमें ले ही आऊंगा। ठीक है, अब आपने देखा कि भाई अब चैप्टर आ गया है वाटर रिसोर्स। ठीक है, अब आपने सोचा कि भाई इसमें मैं 10 में से 9 तो ले ही आऊंगा, कंप्लीटेड। ठीक है, अब आपने सोचा कि भाई अब क्या कर सकते हैं, किसको अटेम्प्ट करें, तो हम ट्रांसपोर्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, इसमें से मुझे 10 में से 10 तो मिल ही जाएगा, बिकॉज इट इज वेरी इजी चैप्टर, राइट। अभी देखो नेक्स्ट आते हैं, तो हम सोचेंगे अब कि भाई अब क्या अटेम्प्ट करें, तो हम अटेम्प्ट करेंगे नेचुरल वेजिटेशन, है ना। अब इसमें से मुझे क्या आ जाएगा, तो 10 में से 7 तो आ ही जाएगा। मैं एक अजम्पशन लेके चल रही हूं। अब आगे हमारा चैप्टर जो कि है क्लाइमेट, जो कि सिंगल चैप्टर है, राइट। अब मुझे ना इसमें से 10 में से सिर्फ 6 आ सकता है। मैंने जो कैलकुलेशंस की थी क्वेश्चंस देखते वक्त, तो मुझे पता चला कि भाई मैं ना क्लाइमेट में सिर्फ 10 में से 6 ला सकता हूँ। बट मैंने अच्छे से चैप्टर एक और पढ़ा था। चैप्टर क्या था, वो वाला चैप्टर था हमारा इंडस्ट्रीज। तो मुझे पता चला कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ अच्छे से या करती हूँ अच्छे से, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे 10 में से 8। तो किसको कंसिडर करेंगे हम, क्लाइमेट को या इंडस्ट्रीज को? ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज, राइट। तो इसीलिए 5 चैप्टर्स तो ठीक है, ठीक है, मतलब आप कर लोगे, पता चल गया मुझे। बट एक को एक्स्ट्रा में ऐड करके जाओ, ताकि अगर आपको लगे ना कि अगर मान लो चलो इसमें आपको नहीं कुछ तो आपको इसमें 9 आ जाएगा। चलो मान लो बहुत अच्छे हो आप क्लाइमेट चैप्टर में, तो आपको 9 आ गया। बट इसमें तो सिर्फ 7 ही है ना, तो इसको क्यों अटेम्प्ट करना है, 1 मार्क्स को भी क्यों छोड़ना है, तो इसको छोड़ दो। किसको अटेम्प्ट करो आप अटेम्प्ट करो इसको, क्योंकि इसमें 1 मार्क्स ज्यादा मिल रहा है आपको, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, हम लोग किसी एक चैप्टर को या फिर 2 चैप्टर्स को एक्स्ट्रा करके जाएंगे, ताकि अगर हमें लगे कि भाई इसमें से हम 10 on 10 ला सकते हैं, उसमें से हमें सिर्फ 10 में 6 आ रहा है, तो हम इसको अटेम्प्ट करेंगे ना, ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसीलिए ना मैं आपको चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स करवा रही हूँ पहले, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है ना, चलो, तो उसी में से टॉपिक आपका हो गया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का 2 टॉपिक, विच इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके हर वीडियोस में, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड की रहती है पुरानी सारी ही वीडियोस की, और नोट्स ऐड की रहती है। दिस नोट्स इज मैक्सिमम, ये जो नोट्स है ना, ये जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, दीज नोट्स आर मैक्सिमम, मोर देन इनफ आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक है, बस इसको अच्छे से पढ़ लो, रट्टा मार लो, लर्न कर लो, ब्रेड में लगा के चिपका लो सर में, जो भी करना है कर लो, बट दीज नोट्स आर इनफ। बस इसको पढ़ के चले जाओ, बहुत अच्छा मार्क्स लेके आ जाओगे। ठीक है, चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी टॉपिक, जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का अनदर टॉपिक है। एग्रो बेस्ड हो चुका है, सेकंड क्या है हमारा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज।
जिसको हम आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो इंडस्ट्रीज विच यूजेस मिनरल्स एज रॉ मटेरियल्स, तो अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल्स को आप अपना मिनरल्स यूज करती है, जैसे मान लो अगर हम बोल दें कि कोई ऐसी कंपनी है, ऐसी कोई इंडस्ट्रीज है जो मिनरल्स को ना एज रॉ मटेरियल्स यूज कर रही है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये जो पूरा इंडस्ट्री, इसको हम कह सकते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज विच यूजेस मिनरल्स एज रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। सिंपल एंड इजी, समझ में आ गया होगा यहां तक। चलो देखो, अब पढ़ेंगे हम लोग कि इनके बेसिस पे हमें कौन कौन से इंडस्ट्रीज को पढ़ना है। तो आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही इंडस्ट्रीज है, विच इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, दैट्स इट। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको, तो आसान हो गया ना बहुत ज्यादा। चलो देख लेते हैं अब। तो क्या है हमारा फर्स्ट, क्या है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देखो क्या लिखा है, ओपनिंग ऑफ द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इन जमशेदपुर इन 1907 was an important event in the history of industrialization in India। तो ये जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ओपनिंग हुआ था, कब ओपनिंग हुआ था इसका? जमशेदपुर में, सॉरी गाइस, जमशेदपुर इन द ईयर 1907। ठीक है, तो ये ना एक बहुत पूरे हिस्ट्री, पूरे इंडस्ट्री के हिस्ट्री में ये जो पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट थी, ओपनिंग थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री थी पूरे एस्टैब्लिशमेंट के हिस्ट्री में। ठीक है, देखो, इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, डिफेंस इक्विपमेंट, रेलवे ट्रैक्स एंड रेलवे इंजन्स। तो ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है ना, ये इंडस्ट्री क्या करती है? ये इंडस्ट्री रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है एक ऐसे इंडस्ट्री को जो इंडस्ट्री डील करती है किसी मशीनरीज के लिए, ठीक है, जो इंडस्ट्री डील करती है किसी इलेक्ट्रिकल मशीनरी के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट के लिए, रेलवे ट्रैक्स के लिए, रेलवे इंजन्स। ठीक है, तो यहां पे हो गया हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है एक ऐसे इंडस्ट्रीज को जहां पे रेलवे के कुछ औजार बन रहे हैं, कोई वेपन्स बन रहा है, कोई इक्विपमेंट बन रहा है, कोई डिफेंस इंडस्ट्रीज के अगर कुछ सामान बन रही है, तो उसको जो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं वो जाते हैं हमारे टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। समझ में आ गया? अभी चलो आगे। एट प्रेजेंट इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील इन द वर्ल्ड। और अभी फिलहाल प्रेजेंट में इंडिया जो है, इंडिया है 5th लार्जेस्ट, ठीक है, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया 5th नंबर पे आता है। क्लियर? चलो अब देखो इसमें रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या है, पहला ऑब्वियसली आयरन एंड स्टील है ना, तो क्या होगा, आयरन ओर तो होगा ही, मैंगनीज है, लाइमस्टोन्स है, सिलिका, फेल्सपार, स्क्रैप, iron and flux are important raw materials used in the iron and steel industry. Cooking coal for the industry is obtained from Jharia, Raniganj, Bokaro, Giridha and Korba. Manganese is used for hardening the steel and for removing impurities. देखो भाई हमने ना ये पढ़ा है, ऑब्वियसली आपकी चैप्टर थी एक और आपका मिनरल्स का चैप्टर था, है ना, तो उसमें लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई मैंगनीज जो है ना उसको हम क्यों यूज करते हैं? फॉर रिमूविंग इम्प्योरिटीज। तो यहाँ पे क्या है ना कि हमारे जो कुछ कुछ रॉ मटेरियल्स हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हो गए हमारे यहाँ पे? एक हो गया आयरन ओर, एक हो गया मैंगनीज, एक हो गया लाइमस्टोन, ठीक है, सिलिका, फेल्सपार, स्क्रैप, आयरन एंड फ्लक्स, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स है। ठीक है, अभी देखो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो ये ऐसे कुछ मटेरियल्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, देखो कुकिंग कोल कहां से ऑब्टेन करते हैं हम कुकिंग कोल ऑब्टेन करते हैं झारिया से, रानीगंज से, बोकारो से, गिरिधा से और कोरबा से। ठीक है, मैंगनीज हम क्यों यूज करते हैं? मैंगनीज हम यूज करते हैं स्टील को हार्डनिंग करने के लिए और उसमें से इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। क्लियर? अभी चलो देखो, स्टील मेकिंग, आयरन ओर एग्जिस्ट विथ इम्प्योरिटीज सच एज सल्फर, सिलिका एंड लाइम। अब आयरन में ना कुछ कुछ इंप्योरिटीज हैं, कौन कौन सी इंप्योरिटीज हैं उसमें? सल्फर है, सिलिका है और लाइम है। ठीक है, देखो तो ये जो इंप्योरिटीज है ना, इनको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम इसको रिमूव करके एक प्योर आयरन निकाल के ला सके। देखो क्या लिखा है, दीज इंप्योरिटीज हैव टू बी रिमूव्ड। इस इंप्योरिटीज को रिमूव करना ही पड़ेगा ताकि हम क्या कर सके, एक प्योर आयरन को ऑब्टेन कर सके। किस लिए? ताकि हम एक स्टील को मैन्युफैक्चर कर सके।
समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं ना, पर्टिकुलर जो इंप्योरिटीज है, सल्फर हो गया, सिलिका हो गया, लाइम हो गया, तो इंप्योरिटीज को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, सो दैट वी कैन ऑब्टेन अ प्योर आयरन फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील। क्लियर? चलो आगे। अब स्टील मेकिंग के इस प्रोसेस में, जो पूरी प्रोसेस हमने पढ़ी है ना अभी, इसमें कुछ स्टेप्स हैं कि हम आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करेंगे कैसे। तो प्रोसेस क्या है, देखो 3 प्रोसेस है इसमें, सॉरी, हाँ, ओर रिडक्शन। फर्स्ट प्रोसेस देखो क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ ओर रिडक्शन इज कैरिड आउट इन द ब्लास्ट फर्नेस, कोक, limestone and dolomite are added to combine impurities in the ore। तो अब हमने क्या करना है, हमें करना है भाई ओर प्रोडक्शन, रिडक्शन सॉरी। तो कैसे करते हैं हम ये, ब्लास्ट फर्नेस, कोक से लाइमस्टोन को और डोलामाइट को हम ऐड करेंगे किसके साथ, ताकि हम इंप्योरिटीज के साथ क्या कर सके, कंबाइन कर सके। तो कुछ कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, मटेरियल्स हैं जिसे हम इंप्योरिटीज के साथ क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंप्योरिटीज के साथ हम कंबाइन करते हैं, सो दैट वी कैन गेट एन ओर। ठीक है। मैप ऑफ इंडिया शोइंग सम मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन इंडिया, दीज इंप्योरिटीज। अब देखो आपने पढ़ा है ना, आयरन एंड स्टील प्लांट्स हमने मैप में ऑलरेडी कर चुका है ना, तो मैं मैप की भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड करूंगी, आप लोग वहां से देख लेना। ठीक है। देखो, impurities combine to form slag which floats on the molten iron। अब slag ना एक आपका वो डस्ट पार्टिकल जैसा हो जाता है, तो ये क्या होता है ना, ये एक ऐसा चीज आपको मिल गया है, slag मिल गया, जो कि क्या होगा, मोल्टेन आयरन के ऊपर फ्लोट करेगा। ठीक है। एंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट, और हम उस पर्टिकुलर स्लैग को उस पर्टिकुलर आयरन ओर के ऊपर जो वो फ्लोट करे उसे सेपरेट कर सकते हैं। समझ में आ गया। देखो, the molten iron is then collected at the base of the furnace which is removed at regular intervals। और फिर molten iron को कहाँ कलेक्ट करते हैं हम उसे कलेक्ट करते हैं हमारी फर्नेस के बेस पे, और फिर वहां पे हम उसे रेगुलर इंटरवल्स पे रिमूव करते रहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया। और रिडक्शन देखो, इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज पिग आयरन। ठीक है। which can later be converted to wrought iron, steel and cast iron। तो लेटर ऑन हम क्या कर सकते हैं, इसे हम रॉट आयरन में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टील में कन्वर्ट कर सकते हैं, कास्ट आयरन में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट, अब हो गया हमारा स्टील मेल्टिंग फर्नेस। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोसेस। ठीक है। दूसरा है ये, देखो, टू कन्वर्ट पिग आयरन इनटू स्टील, impurities are removed by deoxidation, hardening material such as carbon is then added। अब हम क्या करेंगे, इस पिग आयरन को स्टील में कन्वर्ट करने के लिए हम इंप्योरिटीज को रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, डिऑक्सीडेशन के प्रोसेस से। और फिर देखो मटेरियल्स को हार्डनिंग कैसे करेंगे, जैसे मान लो जैसे कार्बन को हम ऐड कर सकते हैं फॉर हार्डनिंग द मटेरियल। ठीक है। देखो फिर आ गया थर्ड प्रोसेस, जो कि है रोलिंग मिल्स। स्टील इज कास्ट इनटू इंगॉट्स एंड रोल इनटू डिफरेंट साइजेस। अब हम स्टील को क्या करेंगे, कास्ट करेंगे और अलग अलग साइज में उसको ना रोल कर देंगे, तो ये हो गया हमारा रोलिंग मिल्स। क्लियर? तो 3 प्रोसेसेस थी फॉर स्टील मेकिंग। ठीक है। अभी देखो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को इज लोकेटेड एट जमशेदपुर अबाउट 240 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ कोलकाता। तो कोलकाता से, पर्टिकुलर कोलकाता से कितना दूर है ये वाला, नॉर्थ वेस्ट 240 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट है फ्रॉम कोलकाता। ठीक है। देखो रॉ मटेरियल्स का अवेलेबिलिटी देखो, प्लांट्स गेट आयरन ओर फ्रॉम द गुरु महिसानी माइंस इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा एंड फ्रॉम द नौमुंदी माइंस इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो कहां से मिल रहा है, हमें 2 जगह का नाम याद रख लो, कहां से मिल रहा है, गुरु महिसानी माइंस इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा एंड फ्रॉम नौमुंदी माइंस इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो 2 स्टेट कौन कौन से हो गए, एक हो गए ओडिशा और एक कौन सा हो गया, झारखंड। ठीक है। चलो नेक्स्ट, plant obtains manganese from Joda in Kyunjhar district and limestone, dolomite and fire clay from the Sundargarh district of Odisha। सेम चीज है। देखो अब हमें कहां से मिलती है, देखो मैंगनीज कहां से मिल रहा है, फ्रॉम जोधा इन क्यूंजर डिस्ट्रिक्ट एंड लाइमस्टोन, डोलमाइट हो गया, फायर क्ले हो गया, कहां से मिलता है, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ठीक है। तो ये याद रखना सेकेंड पॉइंट भी। थर्ड देखो, कोल कहां से मिलता है हम लोगों को, झाड़िया से मिलता है एंड बोकारो कोलफील्ड्स, जो कि कहां लोकेटेड है, अबाउट 177 किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है। ओके। तो ये था हमारा कहां कहां हमें रॉ मटेरियल्स मिल रही है, हमें आयरन ओर कहां मिलता है, हमें मैंगनीज कहां मिल रहा है, कोल कहां मिल रहा है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा जानना। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पावर सप्लाई क्या है, कोल जो कि पावर सप्लाई का मेन सोर्स होता है, कहां से मिलता है हमें, ये हमें मिलता है झाड़िया
एंड बोकारो कोलफील्ड्स। तो याद रखो कि कोल कहां से मिलता है हमें, कोल जो कि पावर सप्लाई का मेन सोर्स है, कहां से मिलेगा ये हमें मिलेगा झारिया और बोकारो कोलफील्ड से। ठीक है, क्लियर, ऑलराइट। चलो देखो वाटर सप्लाई। अब वाटर हमें कहां से मिलता है, वाटर हमें मिलता है फ्रॉम रिवर्स खारखाई एंड सुबर्णरेखा इज यूज इन द प्लांट। तो इन दो वाटर से ना हम इस पर्टिकुलर प्लांट में पानी यूज करते हैं। कहां से यूज करते हैं, खारखाई एंड सुबर्णरेखा। ठीक है, सुबर्णरेखा। देखो नेक्स्ट, लेबर फोर्स। मोस्ट लेबर फोर्स कम्स फ्रॉम द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड यूपी। अब देखो क्या है ना, ऑब्वियसली हमें लेबर तो चाहिए होगा काम करने के लिए, है ना। तो कहां से लेके आएंगे लेबर, हम कौन कौन से स्टेट से आते हैं जो कि डेंसली पॉपुलेटेड है। अब ये आ गया हमारा मैप में, क्वेश्चन आता है ना, मार्क द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ इंडिया। तो यहां से आप देख सकते हो कौन कौन से स्टेट है, कौन कौन से, बिहार हो गए, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। क्लियर। चलो मार्केट कहां है, इस पर्टिकुलर फिनिश्ड स्टील का मेन मार्केट है कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज देखो क्या है, जमशेदपुर एक बहुत ही अच्छे रोड और रेलवे से वेल कनेक्टेड है टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इट इज कनेक्टेड विद ईस्टर्न रेलवेज एंड कोलकाता पोर्ट फॉर एक्सपोर्टिंग स्टील। अब देखो भाई, किसी भी कंपनी में, इंडस्ट्री के लिए मेन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अगर उसका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बहुत अच्छा है तो भाई उसका इंडस्ट्री तो बहुत अच्छे से चलेगा। ठीक है, देखो तो ये जो पर्टिकुलर जगह है ना जमशेदपुर, कहाँ कनेक्टेड है, ये बहुत अच्छे रोड्स और रेलवे से कनेक्टेड है फ्रॉम दी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, और कनेक्टेड है ये ईस्टर्न रेलवे से और कोलकाता पोर्ट से, ताकि इसका जो स्टील का एक्सपोर्ट है वो बहुत ही आसानी से हो सके। क्लियर। देखो नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स क्या क्या है, हाई ग्रेड कार्बन स्टील एंड एसिड स्टील आर यूज्ड फॉर मेकिंग रेलवे व्हील्स। अब ये लोग क्या करते हैं ना, रेलवे व्हील्स अगर बना रहे, अगर ये लोग रेलवे व्हील्स बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं ये लोग यूज करते हैं हाई ग्रेड कार्बन स्टील और यूज करते हैं एसिड स्टील। ठीक है, क्या बनाने के लिए, व्हील्स बनाने के लिए, एक्सेल्स बनाने के लिए, बार्स बनाने के लिए एंड रॉड्स बनाने के लिए। द प्लांट ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्पेशल अलॉय स्टील। ये जो पर्टिकुलर प्लांट है, टाटिस्को जो प्लांट है, ये अलॉय स्टील भी प्रोड्यूस करती है। क्लियर। तो ये थी हमारी टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ओके, देखो सेकंड पढ़ लेंगे हम, भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट। देखो लोकेशन कहाँ है पे इसका, ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। रॉ मटेरियल्स क्या क्या है इसके, आयरन और क्या क्या है, दली राजहारा माइंस जो कि छत्तीसगढ़ में है, लाइमस्टोन, नंदी मैंगनीज जो कि बालाघाट माइंस में है मध्य प्रदेश। तो ये हो गया हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। पावर सप्लाई क्या हो जाएगा, कोल कहां से मिलता है, कोल मिलता है हमें बोकारा से और कारागाती और झारिया से। बहुत आसान है, बार बार पढ़ चुके हैं हम लोग ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या, वाटर सप्लाई कहां से मिलता है हमें, रिजर्वॉयर कहां लोकेटेड है, रिजर्वॉयर कहां लोकेटेड है, ये तेंदुला में। ठीक है, यहाँ से वाटर सप्लाई मिल जाती है। प्रोडक्ट्स क्या क्या है, हैवी रेल्स हो गया, बिलेट्स हो गया, रोल्ड वायर्स हो गया, स्ट्रक्चरल बीम्स हो गया, प्लेट्स हो गया। ठीक है, ये सब किसके लिए काम आता है, ये सब काम आता है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। ठीक है, इट ऑल्सो कोल फील्ड्स इन झारखंड एंड कोरबा इन छत्तीसगढ़ प्रोड्यूसेस बाय प्रोडक्ट्स सच एज अमोनियम सल्फेट, बेंजोल, कोल टार एंड सल्फेट एसिड। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट्स ऑफ भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम, लोकेशन पढ़ लेंगे, पावर सप्लाई क्या है, वाटर सप्लाई क्या है और इसकी प्रोडक्ट्स क्या क्या है। ठीक है, चलो हो गया। अब पढ़ते हैं रूरकेला स्टील प्लांट। लोकेशन क्या है, देखो सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। इजी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स क्या क्या है, देखो आयरन और जो कि कहाँ पे है, सुंदरगढ़ एंड क्योंझार इन ओडिशा। मैंगनीज का देखो कहाँ है, बड़जमदा लाइमस्टोन का कहाँ है, देखो भिरमित्रापुर। डोलमाइट कहाँ है, देखो बड़ाद्वार। तो ये हो गया पर्टिकुलर आयरन, देखो आयरन और का। ठीक है, मैंगनीज का कहाँ पे है, ठीक है, लाइमस्टोन का कहाँ पे है और डोलमाइट का कहाँ पे है। तो आयरन का ये वाला हो जाएगा, मैंगनीज का हो गया बड़जमदा, लाइमस्टोन का हो गया भिरमित्रापुर और डोलमाइट का हो गया हमारा बड़ाद्वार। क्लियर। देखो पावर सप्लाई क्या है, कोल कहां से मिलता है हमें, कोल हमें मिलता है झारिया से, टालचर से एंड कोरबा फील्ड से। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन फ्रॉम हीराकुद प्रोजेक्ट, और हमें इलेक्ट्रिसिटी कहां से मिलेगी, फ्रॉम हीराकुद प्रोजेक्ट। क्लियर। वाटर सप्लाई देखो कहां से मिलता है, फ्रॉम मदिरा डैम जो कि कहां पे है, जो कि है रिवर शंखा और रिवर महानदी के अक्रॉस। ठीक है, तो रिवर शंखा महानदी के अक्रॉस जो हमें वाटर मिलती है, वो वाटर हमें वाटर सप्लाई होता है पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट्स क्या क्या है, हॉट रोल्ड शील्ड्स हो गया, ग्लैवेनाइज्ड शीट्स हो गया, इलेक्ट्रिकल स्टील प्लेट्स हो गया। ऑल्सो क्या प्रोड्यूस करती है, ये प्रोड्यूस करती है नाइट्रोजन जो कि हम लोग फर्टिलाइजर में यूज कर सकते हैं।
तो दिस पर्टिकुलर रूरकेला स्टील प्लांट ऑल्सो प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन विच इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट क्या है? मिनी स्टील प्लांट्स। मिनी स्टील प्लांट्स यूज फेरस स्क्रैप, पिग आयरन और स्पॉन्ज एज द रॉ मटेरियल। तब ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग पिग आयरन हो गया, स्क्रैप हो गया या फिर स्पॉन्ज हो गया, इस मटेरियल्स को यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, देखो गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी प्लांट्स बिकॉज दे हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस। अब देखो गवर्नमेंट क्यों बोल रही है कि भाई मिनी स्टील प्लांट्स बनाओ, क्योंकि उनका कुछ अपना एडवांटेजेस है। अब वो एडवांटेजेस क्या क्या है वो जान लेंगे हम। पहला क्या है कि इस प्लांट में क्या यूज होता है? स्क्रैप आयरन, जो कि बहुत ही चीप है और बहुत ही इजीली अवेलेबल है, तो गवर्नमेंट के तो बहुत आसान हो गया ना गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट देखो क्या यूज करती है ये? इलेक्ट्रिकल पावर, तो इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होगी, गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान है। उसके बाद देखो क्या है, इसमें कोई हैवी इन्वेस्टमेंट का जरूरत होगा नहीं, हैवी इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है नहीं, तो ये भी अच्छा हो गया गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट है देखो, एट दीज प्लांट्स मीट द डिमांड्स ऑफ द लोकल मार्केट्स, दे रिड्यूस द प्रेशर ऑन लार्ज प्लांट। अब क्योंकि ये जो मिनी स्टील प्लांट है ना, ये लोकल मार्केट्स के डिमांड को फुलफिल करती है, तो जो लार्ज प्लांट्स है उनके ऊपर कोई प्रेशर बनेगा ही नहीं, तो इसलिए ये भी एक एडवांटेज हो गया। तो गवर्नमेंट इसलिए सपोर्ट करती है कि भाई मिनी स्टील प्लांट्स बनाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स क्या क्या है? पहला प्रॉब्लम क्या है? कैपिटल इंटेंसिव। सेकेंड क्या है? ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी। थर्ड क्या है? लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल। सिक इंडस्ट्रीज और क्या है? कंट्रोल ऑफ प्राइसेस। तो ये है प्रॉब्लम्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, अब है हमारा सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री डेवलप्ड इन इंडिया अबाउट 1950, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। और जो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है ना, वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है पूरे इंडिया में। ठीक है, देखो 3-4 इंडस्ट्री पढ़ेंगे हम। पहला पढ़ लेंगे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, जो कि कब सेटअप हुआ था? बेंगलुरु में इन द ईयर 1950। ये क्या मैन्युफैक्चर करती है? इट मैन्युफैक्चर्स इक्विपमेंट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट्स, रेलवेज, डिफेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो ये क्या मैन्युफैक्चर करती है? मैन्युफैक्चर करती है इक्विपमेंट जो किसको चाहिए होता है, जो कि रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है किसी भी पोस्ट के, टेलीग्राफ के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए, रेलवेज के लिए, डिफेंस लोगों के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए। तो उनको जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करती है हमारी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। ठीक है, देखो ये क्या मैन्युफैक्चर करती है? इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स ऑटोमेटिक टेलीफोन स्विचिंग सिस्टम्स एंड टेलीप्रिंटर एक्सचेंजेस। The Electronic Corporation of India at Hyderabad produces modular systems for nuclear applications and for use in medical, agriculture and industrial fields. Easy है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है, क्या प्रोड्यूस करती है? प्रोड्यूस करती है न्यूक्लियर एप्लीकेशंस के लिए मॉड्यूलर सिस्टम्स, जो कि कहाँ यूज होता है? एंड फॉर यूज इन द मेडिकल, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल फील्ड्स। तो ये हो गया हमारा ITL, जो कि हो गया इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। अब पढ़ेंगे BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्या देखो कहां पे है? ये बेंगलुरु में है। अब ये क्या करती है? ये फुलफिल कर रही है रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफेंस सेक्टर्स, ऑल इंडिया रेडियो एंड द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये किसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है? ये रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है ऑफ डिफेंस सेक्टर्स, इंडिया रेडियो एंड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्पेस टेक्नोलॉजी। इट इज सपोर्टेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। सिंपल है, इसको ये सपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री सपोर्ट करते हैं इसको। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एट बेंगलुरु, द सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन एट श्रीहरिकोटा एंड द नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी एट हैदराबाद आर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज डीलिंग विद द स्पेस रिसर्च एंड सैटेलाइट लॉन्चिंग। अब कुछ कुछ जगह ऐसे जो कि पर्टिकुलरली इसके ऊपर काम करते हैं, जैसे मान लो कौन कौन हो गए? बेंगलुरु में एक है, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो कि कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पे है? हैदराबाद में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज डील है जो कि डील करते हैं स्पेस रिसर्च पे और सैटेलाइट लॉन्चिंग पे। ठीक है, तो इंडिया हैज लॉन्च्ड वेरियस इंडिजिनस सैटेलाइट्स, जैसे मान लो एप्पल हो गया, इनसैट हो गया। इसरो हैज डेवलप्ड रॉकेट्स, ठीक है, फॉर पुटिंग सैटेलाइट्स इनटू पोलर ऑर्बिट्स। Recently, India has also undertaken a Mars orbiter mission. पता है ना, वो जो मार्स पे भी एक ऑर्बिटल मिशन पे गए थे इंडिया वाले, तो वो भी एक रिसेंटली इंडिया ने डेवलप किया है। ओके, चलो नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। अब ये जो इंडस्ट्री है ना, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया है। भाई रियली ये सच बात है कि जितने भी लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना,
तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ भी उनका ही है और सबसे फास्टली रैपिडली ग्रोथ उनका ही हो रहा है। ठीक है, देखो क्या है, इंडिया हैज अचीव द एबिलिटी ऑफ डिजाइनिंग सुपर कंप्यूटर्स, और उनके पास ये एबिलिटीज हो चुका है इंडियन पीपल के ऊपर कि भाई वो किसी भी तरीके के सुपर कंप्यूटर्स को इन्वेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, देखो इंडियन इंडस्ट्रीज आल्सो प्रोवाइड देयर एक्सपर्ट आईटी सर्विसेज टू ग्लोबल मार्केट्स। बेंगलुरु एंड हैदराबाद आर द टू लीडिंग सेंटर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। अगर कहीं पे कोई ऐसी इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा चल रही है और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अगर होनी चाहिए तो सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कहाँ पे चल रहा है, बेंगलुरु और हैदराबाद, मतलब कि रैपिडली चल रहा है, मतलब ग्रोथ है ही पूरा भरा हुआ। तो अगर मान लो आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री मतलब काम करना चाहते हो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, शिफ्ट हो जाओ, चल जाओ बेंगलुरु या फिर चल जाओ हैदराबाद, चल जाओ सीधे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ मिल सकता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री क्या है। एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस मेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, टेलीविजन एंड ऑडियो इंडस्ट्रीज बूम्ड इन द 1990s। अब क्योंकि भाई सब ग्रोथ कर रहे हैं, टेलीविजन पीछे क्यों छोटे, वो भी ग्रोथ करना शुरू कर दिया कब, 1990s में। तो बीपीएल, वीडियोकॉन, ओनिडा एंड फिलिप्स स्पेशलाइज इन द सेल्स ऑफ टेलीविजन। मेनी ऑडियो सिस्टम्स हैव आल्सो कैप्चर्ड द वास्ट इंडिया। अब बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि इंडिया पे कैप्चर कर सके, अगर कोई ऑडियो सिस्टम है तो वो भी इंडिया पे कैप्चर कर चुकी है। ओके, तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। अब पढ़ेंगे पेट्रोकेमिकल। देखो, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज यूज रॉ मटेरियल्स व्हिच आर जनरली द प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, एलपीजी एंड कोल। तो अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि पेट्रोलियम के हैं, एलपीजी के हैं या फिर कोल के हैं, तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री किसको यूज करती है, उनके प्रोडक्ट्स को यूज करती है। अगर मान लो अगर पेट्रोलियम हो गया, एलपीजी हो गया, कोल हो गया, तो ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है ना वो उसके चीजों को यूज करेगी। ठीक है, देखो these industries are located near all refineries which can supply the basic requirements of naphtha and benzene। अब ये जो इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड है, ये इंडस्ट्री लोकेटेड है ऑयल रिफाइनरीज के नजदीक में, जो कि सप्लाई करती है बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ नैफ्था एंड बेंजीन। क्लियर, चलो। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर सिंथेटिक फाइबर्स, क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है, ये मैन्युफैक्चर करती है सिंथेटिक फाइबर्स, डाइस्टफ्स, सिंथेटिक रबर हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, ड्रग्स हो गया या फिर फार्मास्यूटिकल्स हो गया। तो ये प्रोड्यूस कौन करता है, कौन मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करते हैं। क्लियर, दे आल्सो प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, दे आल्सो मैन्युफैक्चर एडहेसिव्स एंड रेन्स फॉर इंडस्ट्रीज। तो ये सारे हो गए हमारे क्या क्या हमारे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करते हैं। एडवांटेजेस देखो क्या क्या है, चीपर है ये, ठीक है, और हम लोग इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड क्या है, इसका जो रॉ मटेरियल है बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, हमारा सेकंड एडवांटेज। ठीक है, थर्ड क्या है, मेनी ट्रेडिशनल मटेरियल्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल, जूट फाइबर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सिंथेटिक फाइबर, स्टील पाइप्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय पीवीसी एंड जूट बैग्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द पॉलिथीन बैग्स। अब देखो क्या ना डिसएडवांटेज भी है कि हमारे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि रिप्लेस हो चुकी है। रिप्लेस यानी कि मतलब कि हम उसको हटा के दूसरे सामान को यूज करने लगे। जैसे मान लो पहला क्या है, देखो जूट फाइबर जो है ना, इसको रिप्लेस करके हम अभी क्या यूज करते हैं, सिंथेटिक फाइबर। हम स्टील पाइप यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, पीवीसी यूज करते हैं, है ना। हम जूट बैग यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, पॉलिथीन बैग्स यूज करते हैं। तो रिप्लेसमेंट भी हो चुका है इसका। ठीक है, देखो अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पेट्रोकेमिकल प्लांट्स कहाँ का लोकेटेड है हम उसको देख लेंगे। देखो एक है हरदीलिया केमिकल्स लिमिटेड, कहाँ पे है ये, चेन्नई में है। क्या मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चर करती है एसीटोन, फिनाइल एंड डाइस्टोन अल्कोहल। तो जो चेन्नई में जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है वो क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है, एसीटोन, फिनॉल एंड डाइस्टोन अल्कोहल। क्लियर, देखो नेक्स्ट क्या है, नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री, कहाँ है ये, ठाणे नियर मुंबई। ये पहला ऐसा प्लांट है जो कि बेस्ड है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर। क्या प्रोड्यूस करती है ये, बेंजीन, पीवीसी एंड इथाइलिन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो सेकंड है ना नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री, वो ये सब कुछ प्रोड्यूस करती है, इथाइलिन हो गया, बेंजीन हो गया, पीवीसी हो गया। क्लियर, नेक्स्ट पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड जो कि पीसीएल है। अब ये एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन द वेवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैज प्लांट लोकेटेड एट वडोदरा एंड नालधारी। अब ये ना दोनों का मिक्सचर है, दोनों जन साथ में कोऑपरेट करते हैं। तो कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है वडोदरा एंड नलधारी में। अब ये क्या मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चर करती है पॉलिस्टर मैन्युफैक्चर करती है ये, ठीक है, फायरमैन मैन्युफैक्चर करती है, स्विम सूट्स हो गया एंड यान हो गया। पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज जो है, ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है क्या मैन्युफैक्चर करेगी, पॉलिस्टर, फाइलामेंट, स्विम सूट्स एंड यान। क्लियर, नेक्स्ट इंडिया पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन जो कि कहां पे है, वडोदरा में है।
मैन्युफैक्चर क्या करता है? ये ऑर्गेनिक केमिकल्स मैन्युफैक्चर करता है और फाइबर्स को मैन्युफैक्चर करता है। क्लियर? नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्री है, कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है हमारा हाजिरा में। हाजिरा कहाँ? गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हैज सेट अप 1 पेट्रोकेमिकल प्लांट इन गुजरात एंड 2 एट पानीपत। अब IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो कहाँ सेटअप किया हुआ है? एक गुजरात में है और एक है पानीपत जो कि हरियाणा में है। ठीक है। तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या था? देख लो फिर से एक बार। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसकी रॉ मटेरियल्स स्टील मेकिंग का प्रोसेस क्या क्या था? तीनों प्रोसेस, और ओर रिडक्शन, स्टील मेल्टिंग फर्नेस एंड रोलिंग मिल्स। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि भाई क्या क्या रॉ मटेरियल्स अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, पावर सप्लाई क्या है, वाटर सप्लाई क्या है, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर इसमें 3 प्लांट है ना, एक हो गया हमारा टिस्को, एक हो गया भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट और एक हो गया रूरकेला स्टील प्लांट। ठीक है। फिर आ गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसकी स्पेशलिटी जो हो गई, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गई, एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट इंडस्ट्री हो गई, तो ये सब पढ़ लेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर आ गया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे, ये क्या मैन्युफैक्चर करता है, इसके कहाँ कहाँ पे प्लांट्स हैं। ठीक है। तो बस इतना सही था, इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ पढ़ना नहीं है, खत्म। इजी था ना? बस करना क्या आप लोग को, जो नोट्स में ऐड करूंगी ना डिस्क्रिप्शन में, उसको अच्छे से लर्न कर लेना। बस दैट्स इनफ फॉर योर एग्जाम। ओके, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।